आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट कोर्स का टॉपिक, जो कि है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, और फर्स्ट ही टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, 16 मार्क्स का भी बनता है और 4 मार्क्स में बनता है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में से एग्जाम दे रहे हो बीएड के, चाहे आप सीआरएसयू से हो, बीएड एमडीयू से कर रहे हो, या फिर सीबीएलयू, सीटीएलयू, आईजीयू, केयू, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अगर बीएड कर रहे हैं तो ये टॉपिक हमेशा कॉमन रहता है, सब्जेक्ट कॉमन है, और ये टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस बनता है 16 मार्क्स में। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। कंप्लीटली नोट्स आपको मैं इस टॉपिक के ऊपर दूंगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको वृद्धि और विकास समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए, 16 मार्क्स में पूछ लिया, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो वृद्धि है, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको डिफाइन करना है। उसके बाद उसकी एक डेफिनेशन देनी है। फिर डेवलपमेंट, जिसको विकास कहते हैं, उसको डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से आपको एग्जाम में आंसर देना है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो। एक टीचर की लैंग्वेज में ही आपको जवाब देना है, एक आंसर देना है। ठीक है, देखिए वैसे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल सेम से वर्ड लगते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों सेम सेम हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है वही इसमें देखेंगे। सबसे पहले वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारी शारीरिक वृद्धि जो होती है, इंक्रीज जो होती है, उसका मतलब होता है वृद्धि। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनके शरीर के अंग जो वो बढ़ते चले जाते हैं। और या फिर ये कहें कि वृद्धि का जो अर्थ है बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और अंगों के कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसको हम वृद्धि कहते हैं। इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उनका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। देखिए, जो वृद्धि होती है उसको हम माप तोल सकते हैं। जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे शरीर का वेट बढ़ रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे शरीर में ये चेंजेस आ रहे हैं, और उसको हम माप सकते हैं, क्योंकि हम हाइट को माप सकते हैं, कितनी हाइट हमारी बढ़ी है, कितनी इंक्रीज हुई है, और वेट को भी हम तोल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन दी है फ्रैंक ने, और क्या इसकी डेफिनेशन है, इन्होंने बताया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। शरीर के कोई भी जो हमारा अंग होता है उसमें कोई जब विशेष परिवर्तन आता है, जैसे हमारे हेयर ही हैं, हमारे हेयर बढ़ रहे हैं, या फिर हमारे जो नेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारे हाथ पैर बढ़ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, तो उन्हीं के परिवर्तन को ही इन्होंने वृद्धि कहा है। उसके बाद विकास है। विकास का क्या अर्थ है, मीनिंग लिखना है सबसे पहले आपको इसका। विकास का जो अर्थ है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य अवयव में जन्म से मृत्यु तक निश्चित आकार में परिवर्तन आते रहते हैं। विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है। बच्चे के शरीर के वृद्धि के साथ साथ ही इसका मानसिक विकास भी होता है। देखिए, जो वृद्धि है उसको तो माप तोल सकते हैं, लेकिन जो विकास है उसको माप तोल हम नहीं सकते, क्योंकि जो विकास होता है वो बाहरी भी होता है और आंतरिक भी होता है। जैसे जो हमारा दिमाग है, जो मानसिक परिवर्तन होता है, उसमें दिमाग हमारा बढ़ता चला जाता है, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमारी 1 किलो जो मानसिक विकास है वो बढ़ गया है, तो उसको माप तोल नहीं सकते। हम उसको जस्ट फील कर सकते हैं कि इनकी जो डेवलपमेंट हुई है वो इतनी हुई है, इनका मानसिक विकास इतना बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वृद्धि और विकास। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हर लोग ने अपनी डेफिनेशन दी है विकास के बारे में। इन्होंने बताया है, विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो नियमित एवं कर्मिक रूप से होता है। ये एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है विकास। वृद्धि जो है वो रुक जाती है एक टाइम पर आकर, लेकिन जो विकास है वो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे क्लास में या फिर नॉर्मली कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, इजीली बता सकते हो। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करके आना है। ये जो वृद्धि और विकास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। एक तरफ आपको लिखने हैं मेन पॉइंट्स, और एक दूसरा जो आपको कॉलम बनाना है ग्रोथ का, जो कि वृद्धि है। उसके बाद आपको बनाना है विकास, जो कि डेवलपमेंट कहते हैं। इस तरह से आपको कॉलम बना लेने हैं तीनों। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका मीनिंग, अर्थ क्या है दोनों का, सबसे पहले वो देखेंगे। वृद्धि का जो अर्थ है, शारीरिक संरचना में होने वाली बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। मैंने मीनिंग में भी आपको बताया था कि जो हमारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो शरीर है, उसमें जो बढ़ोतरी होती है उसी को वृद्धि कहते हैं। जैसे हमारी हाइट है, वेट जो बढ़ रहा है, जो हमें दिखाई देता है, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। और विकास है, विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ एक निश्चित कर्म है। जो हमारा मेंटल एबिलिटी जो हमारी होती है, मानसिक जो हमारा संतुलन, या फिर ये कि जो हमारा विकास हो रहा है, मानसिक विकास, उसकी ओर बढ़ता हुआ एक कर्म है। जो हम बच्चे थे बचपन में, तो जो सोच हमारी बचपन में थी वो हमारी इंक्रीज हो रही है हम उम्र के साथ। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्र। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र में आएगा, क्षेत्र का वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन को ही शामिल किया जाता है। जो वृद्धि होती है इसमें हम सिर्फ शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, जो दिखाई देते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही
डालते हैं उन्हीं को ही शामिल किया जाता है। और वृद्धि का जो क्षेत्र होता है बिल्कुल सीमित होता है, ठीक है। और विकास है, विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के जो परिवर्तन है वो शामिल किए जाते हैं। वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन शामिल होंगे, लेकिन विकास में हम ओवरऑल इसको ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चों में जो उम्र के साथ साथ जो परिवर्तन आते हैं, मानसिक भी है, उनकी सोशल फीलिंग किस तरह से है, दूसरों को किस तरह की नज़रों से वो देखते हैं, जो धार्मिक है, धार्मिक क्रियाएं किस तरह की होती है, तो वो सारी सब कुछ हम विकास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मापन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मापन है। वृद्धि में होने वाले सभी परिवर्तनों को मापा जा सकता है, जैसे कद, भार, आकार में वृद्धि, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है। उसके बाद है विकास में होने वाले अधिकांश परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता है, बल्कि महसूस किया जा सकता है। क्योंकि वही बात होगी कि जो डेवलपमेंट होता है, कुछ जो चेंजेस होते हैं हम उनको माप नहीं सकते, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है उसका कितना विकास हुआ है, उसमें कितनी नॉलेज हुई है, उनको हम नहीं माप सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है, उन चीज़ों को मापा नहीं जाता है। उसके बाद है समय अवधि। वृद्धि की आयु निश्चित होती है, यह एक निश्चित समय अवधि किशोरावस्था के बाद आकर रुक जाती है। देखिए जो वृद्धि होती है, पहले भी मैंने बताया कि शारीरिक परिवर्तन इसमें हम शामिल करते हैं। जैसे किसी भी बच्चे का जो कद है वो एक समय सीमा होती है हाइट बढ़ने की, तो वो एक निश्चित टाइम पीरियड पर आकर रुक जाती है। जैसे बोलते हैं कि 18 साल 20 साल तक की एज तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद जो हाइट है वो बढ़नी रुक जाती है, उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद विकास है। विकास की आयु निश्चित नहीं होती है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। देखिए जो विकास होता है बच्चे का, वो जन्म से लेकर शुरू होता है और अंत तक चलता है, बच्चे इंसान की मृत्यु तक, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वो कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करता है, और बिल्कुल लास्ट तक जब उसका एंड पॉइंट होता है तब तक वो सीखता ही चला जाता है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद है निर्भरता। वृद्धि विकास के बिना संभव होती है, ये देखेंगे किस लिए। देखिए वृद्धि जो है विकास के बिना संभव है, क्योंकि जो वृद्धि होती है उसमें सिर्फ हम शारीरिक परिवर्तनों को ही शामिल करते हैं। जैसे हाइट बढ़ गई, अब ये लगा लीजिए किसी बच्चे की हाइट इंक्रीज हो रही है, उसका जो वेट है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका जो मानसिक बुद्धि है उसकी वो भी इंक्रीज़ हो सकता है बच्चों वाला माइंड उसका हो, क्योंकि 20 साल का जो इंसान होता है उसका हो सकता है मानसिक संतुलन कब 5 साल वाले बच्चे की तरह ही हो, ठीक है। तो मेंटल जो एबिलिटी होती है उसमें कम हो सकती है, लेकिन जो वृद्धि है, वृद्धि तो उसकी चलती रहेगी, ठीक है, जितनी भी उसकी होनी है, हाइट बढ़ जाएगी, उसकी वेट उसका बढ़ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसका जो दिमाग है वो भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो वृद्धि विकास के बिना संभव हो सकती है। विकास में है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है और नहीं भी। जैसे देखिए जो बच्चा बिल्कुल खुशहाल रहता होगा और उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल उसकी हाइट है, वेट है, वो भी अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन कई केसेस में ये देखा जाता है कि किसी की हाइट कम रह जाती है, बिल्कुल कम हाइट के भी होते हैं, लेकिन उनका जो मानसिक संतुलन होता है, सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनका दिमाग ज़्यादा होता है। वो 20 साल का भी आदमी वो बात नहीं कह सकता जो वो कह सकते हैं। तो इसमें यही आएगा कि वृद्धि विकास के बिना संभव है, और विकास में आएगा कि विकास वृद्धि के बिना संभव भी है और नहीं भी। नेक्स्ट है परिमाणात्मक और गुणात्मक। देखिए जो वृद्धि होती है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को जो परिवर्तन होते हैं वो परिमाणात्मक होते हैं, क्योंकि इनको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, ठीक है, इनको मेजर किया जा सकता है। लेकिन विकास में होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो मेन पॉइंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष। वृद्धि में आएगा, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि जो वृद्धि होती है, जो हमारी हाइट वेट बढ़ता है, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हम जैसे किसी बच्चे का हमारे सामने जन्म हुआ है, उसका हाइट वेट बढ़ रहा है, तो हम देख सकते हैं, हमारे सामने है, वो डायरेक्ट है, ठीक है। विकास में आएगा, विकास में होने वाले परिवर्तन अधिकांश परोक्ष होते हैं। जो विकास होता है वो कम दिखाई देता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और इसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उस हैं, इस तरह से आप मेज़र कर सकते हो। और यही है कि जो ग्रोथ होती है उसको हम माप तोल सकते हैं, और ये एक बिल्कुल सीमित एरिया होता है, लेकिन जो विकास है उसको ना तो माप तोल सकते हैं, लेकिन इसका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी वास्ट होता है, और वृद्धि हमारे सामने होती है, हम भविष्यवाणी इसको कर सकते हैं, लेकिन विकास थोड़ा सा अलग है। उसके बाद प्रिंसिपल हैं इसके वृद्धि और विकास के। फर्स्ट है निरंतरता का विकास। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, परंतु गति एक जैसी नहीं होती है, यह कभी तेज तो कभी धीमी हो सकती है। तो निरंतर चलती है प्रक्रिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी गति है वो हमेशा एक ही लेवल में बढ़े, उसकी गति कम या तेज हो सकती है। जैसे बच्चों ये लगा लीजिए कि जो बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स होती हैं, तो उसमें कुछ लिमिट सी एज, कुछ टाइम तक बच्चे की हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन फिर वो धीमी पड़ जाती है। फिर जैसे ही चाइल्डहुड एज उसकी खत्म होती है, एडोलेसेंस की तरफ जब बच्चा जाता है, तो दोबारा से जो बॉयज़ होते हैं उनकी हाइट में दोबारा से इंक्रीजिंग होती है, और काफ़ी सारे उनके चेंजेस जो देखने को मिलते हैं। तो जो वृद्धि होती है, जो
गति होती है वो एक जैसी नहीं चलती, या तो बिल्कुल धीमी नहीं होती या बिल्कुल फास्ट नहीं होती, कभी कभी धीमी तो कभी कभी तेज होती रहती है। उसके बाद है सेकंड, परस्पर संबंध का विकास। शरीर के एक पक्ष का वृद्धि और विकास दूसरे पक्ष के साथ अंतर संबंधित होता है। शरीर के एक पक्ष में विकास का प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी न्यूनतम पड़ता है, जबकि एक पक्ष का अधिकतम विकास का प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी अधिकतम पड़ता है। जैसे वृद्धि अगर ज़्यादा है तो विकास भी ज़्यादा होगा, अगर वृद्धि कम हो रही है तो विकास भी कम होगा, इसलिए दोनों ही परस्पर संबंधित हैं। एग्जाम्पल देखिए, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा सामाजिक व संवेगात्मक रूप से भी पिछड़ सकता है, जबकि सदा प्रसन्न रहने वाला बच्चा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा। जो बच्चा हमेशा टेंशन में रहेगा तो उसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होगी उसकी। और ये कोई बच्चा ये लगा लीजिए हमेशा खुश रहता है, जो मन में बात है वही उसकी जुबान पर होती है, तो उसकी जो बॉडी है वो भी फिट रहेगी, काफ़ी संतुलन दोनों में बना रहेगा। थर्ड पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। सबसे पहले बच्चे के संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके बाद उसके विभिन्न अंगों का विकास होता है और अंत में दोनों में समन्वय हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, बच्चा शुरुआत में हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाना सीखता है और अंत में हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ हिलाता है, जिससे उनमें समन्वय हो जाता है और इसी को हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे देखिए कोई बच्चा है, बचपन में हाथों को हिलाता है, लेकिन बाद में वह हाथ और उंगलियों दोनों को हिलाता है और फिर उन्हीं से किसी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तो दोनों में समन्वय हो जाता है। पहले उंगलियों को, फिर हाथ को, फिर कुछ काम करने के लिए, तो दोनों में समन्वय हो जाता है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसको कहेंगे, शुरुआत में बच्चा अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, उसके बाद उन्हीं शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलना सीखता है, या फिर शुरुआत में बच्चा हाथ पैर को वैसे ही हिलाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद वह विशिष्ट रूप से किसी चीज़ को पकड़ना शुरू कर देता है, जिसे सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाला सिद्धांत कहा जाता है। देखिए जैसे कोई बच्चा होता है, अपने हाथ को हिलाता रहता है, मारता है हाथों को, तो उसके बाद क्या करता है कि वो किसी चीज़ को पकड़ता है। तो पहले तो जो हाथों को हिला रहा था वो था बिल्कुल नॉर्मल सामान्य, और जब उसको काम को करने के लिए वो हाथों को हिला रहा है या तो पकड़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक या फिर विशिष्ट। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाला सिद्धांत है, ठीक है। देखिए जैसे एक बच्ची है, वो चावलों को हाथ से खाती है पहले, लेकिन जैसे जैसे वो खाना सीखती है तो चम्मच के साथ भी वो खाने को, चावल जो है वो खाना सीख जाती है। तो पहले वो बस नॉर्मल खाती थी, लेकिन फिर उसने चम्मच के साथ खाना शुरू कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाला सिद्धांत। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसमें है किसी भी व्यक्ति का सिद्धांत उसके व्यक्तिगत भेदों पर आधारित होता है, अर्थात संसार में कोई भी दो बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से समरूप नहीं हो सकते। जो दो बच्चे होते हैं कभी भी दोनों सेम नहीं मिलेंगे, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी चीज़ में उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर चलो, दोनों अलग मिलेंगे, दोनों के कार्य अलग होंगे, दोनों का विकास अलग होगा, काम करने की जो क्षमता होती है वो अलग होगी दोनों में। हो सकता है क्रिएटिव ज़्यादा हो, एक क्रिएटिव कम हो, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो भी दो बच्चों में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद है विकास की असमान गति का सिद्धांत। वृद्धि और विकास कभी भी समान गति से नहीं चलते हैं। कई बार बच्चे की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है परंतु विकास कम रह जाता है। कई बार यह देखा गया है कि बच्चे की वृद्धि ज़्यादा कम हो सकती है, विकास कम ज़्यादा होता है। अतः कहा जा सकता है कि वृद्धि और विकास समान गति से नहीं चलते हैं। देखिए अगर वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि विकास भी ज़्यादा हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि कम है तो विकास भी कम हो। तो जो दोनों की जो गति है वो असमान है, दोनों साथ साथ, ये नहीं है कि वृद्धि ज़्यादा है तो विकास भी ज़्यादा हो, वृद्धि कम है तो विकास भी कम हो, दोनों इस तरह से नहीं चलती हैं। उसके बाद है विकास की दिशा का सिद्धांत। जो दिशा है ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, अर्थात सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है, या फिर केंद्र से पृथ्वी की ओर विकास होता है बच्चे का। शरीर के ऊपर वाले अंगों का विकास पहले होता है और नीचे वाले अंगों का विकास बाद में होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा बच्चे का जो सिर होता है वो अदर बॉडी पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन दोनों में समन्वय हो जाता है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे बच्चे की बड़ी होती जाती है तो सिर का साइज़ उसकी बॉडी से बिल्कुल मैच हो जाता है। लेकिन जब बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पर बच्चे का जो सिर होता है वो दूसरी जो नीचे की बॉडी होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है सिर का साइज़। ये देखिए ये बनाया गया है, ये है सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है बच्चे का, ये है पृथ्वी से दूर, ठीक है। तो जो सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है सिफेलोकोडल, ठीक है, सिर से पैर तक का, ये क्वेश्चंस आते हैं एचटेट और सीटेट में कि जो सिर से पैर तक का जो विकास होता है उसको क्या कहते हैं। और दूसरा है प्रोक्सीमोडिस्टल, ये होता है पृथ्वी से दूर या फिर निकट से दूर का जो विकास होता है बच्चे का। उसके बाद है विकास वंशानुक्रम या वातावरण की परस्पर अंतक्रिया का परिणाम होता है। जो बच्चे का विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल दोनों का बैलेंस होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है, ये डी का मतलब है डेवलपमेंट, ई मतलब इन्वायरमेंट, एच मतलब हेरिडिटी। तो दोनों का बिल्कुल गुणात्मक विकास होता है
योगात्मक विकास नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो गुणात्मक होता है, ठीक है। और एक वर्ड आता है इसके लिए, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है उसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, नेचर एंड नर्चर। तो नेचर और नर्चर क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि नेचर और नर्चर कौन कौन से वर्ड के लिए, दोनों ही वर्ड हैं, हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट, लेकिन दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है अलग से, नेचर और नर्चर। आप सोच रहे होंगे कि नेचर तो इन्वायरमेंट हो गया और नर्चर हेरिडिटी हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो नेचर है उसको हम हेरिडिटी बोलेंगे और जो नर्चर है उसको हम इन्वायरमेंटल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है 9th, विकास रेखीय नहीं होता बल्कि स्प्रिंग आकार का होता है। देखिए जो विकास है बिल्कुल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी धीमी है, कभी तेज है, और कभी दूसरी चीज़ों के साथ हमेशा लिंक रहती है। एक चीज़ का विकास हो गया तो दूसरी चीज़ उससे जुड़ती चली गई। तो विकास है एक रेखा के आकार में नहीं होता है बल्कि ये एक स्प्रिंग आकार में होता है। इस तरह से विकास चलता है बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। बच्चे में विकास के सभी पक्ष हमारे सामने होते हैं, इसलिए विकास के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। ये मीनिंग में भी हमने देखा था, और जब डिफरेंस कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो विकास होता है बच्चे का वो हमारे सामने होता है, और विकास के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है किसी भी बच्चे की। उसके बाद है विकास की अवस्थाएं, जो स्टेप होते हैं विकास के, डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से हैं, 6 तरह के विकास बताए गए हैं। फर्स्ट है गर्भावस्था, जब बच्चा पूर्ण, जब माँ के गर्भ में होता है तब का समय होता है ये। दूसरा है, ये इसी के अंदर है गर्भावस्था में, पहला है बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था, तीसरा है गर्भावस्था। देखिए जो बीजावस्था होता है वो गर्भ धारण करने से 2 सप्ताह के बीच का समय होता है। जब बच्चा एक बोर्न, जब माँ के पेट में एंट्री करता है उसके बाद से 2 सप्ताह तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको बीजावस्था कहते हैं। दूसरा है जो भ्रूणावस्था होता है वो 2 सप्ताह से 2 माह तक का समय होता है, और जो गर्भावस्था होता है वो 2 माह से जन्म तक का समय गर्भावस्था कहलाता है। उसके बाद है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 2 साल तक चलती है। इसको देखिए अलग अलग नामों से डिफाइन किया जाता है, जैसे है सीखने का आदर्श काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल, या फिर अंग प्रत्यंगों का विकास, जैसे बोलना, चलना, सीखना। तो इस एज में जो संवेग होते हैं, जो सेंसर होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता होती है इसमें, तीव्र शारीरिक विकास परंतु गर्भावस्था से कम। देखिए जो बच्चे का विकास होता है वो गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें शैशवावस्था में भी बच्चे का विकास होता है, लेकिन गर्भावस्था से थोड़ा कम होता है। सबसे ज़्यादा जो स्पीड में विकास होता है वो गर्भावस्था में होता है। उसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 7 साल तक का जो समय होता है। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम 7 से 12 साल तक का जो समय होता है बच्चे का। इसमें पूर्व बाल्यावस्था में ये वर्ड दिए गए हैं। ये वर्ड हमेशा एग्जाम में जो सीटेट स्टेट आप दोगे सेम वर्ड मिलेंगे, और ये पूछ लेंगे ये कौन सी अवस्था है बच्चे की, या फिर कौन सा टाइम पीरियड है बच्चे का, या फिर ये पूछ लेंगे कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इनमें से कोई भी आपको कोई वर्ड दे देंगे वो कौन सी अवस्था है। देखिए पहला है जीवन का अनोखा काल, दूसरा है कठिन काल। खिलौनों की अवस्था भी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। सुनहरी अवस्था होती है क्योंकि इस उम्र में किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, हमेशा अपने से मतलब होता है, खेलने से मतलब खेलना होता है बच्चों को, और कुछ नहीं, सिर्फ एंजॉय करना होता है। उत्सुकता, जिज्ञासु, प्रश्न पूछना। छोटे बच्चे जो होते हैं 2 से 7 साल के, इतने क्वेश्चंस करते हैं, ये क्या है, अच्छा ये है तो क्या हो गया, अब क्या होगा, आगे जाके क्या हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके, हमेशा एक जिज्ञासा रहती है उनको प्रश्न पूछने की, हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं। जिद्दी और अवज्ञाकारी होते हैं। अगर बच्चा जिद्दी है, किसी चीज़ कोई चीज़ उनको पसंद आ गई तो बस चाहिए, नहीं तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। अहम केंद्रित होते हैं। और पूर्व विद्यालय अवस्था होती है, जो बच्चे के स्कूल जाने से पहले की जो अवस्था होती है, इसको हम कहेंगे पूर्व विद्यालय अवस्था। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था को कितने नामों से किस तरह से डिफाइन किया गया है। ये 7 से 12 साल तक की उम्र होती है बच्चे की। इसको कहा गया है जीवन का उत्पत्ति काल। टोली गिरोह की अवस्था, बच्चे हमेशा गिरोह में खेलते हैं, ग्रुप बनाकर इस बच्चों हमेशा ग्रुप में खेलते हैं। इसको प्रारंभिक अवस्था भी कहा गया है। सृजनात्मक अवस्था की ओर झुकाव इसको कहा गया है। नैतिकता की अवस्था इसको कहा गया है। लिबिडो, शांति। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछने की जो जिज्ञासा होती है वो इसमें शांत रहती है, इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। मूर्त चिंतन होता है, कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं किसी भी चीज़ पर, ये कोई इनको बता दिया कि ये है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचते हैं ये इसके बारे में। कोई क्वेश्चन है उसका आंसर है बस, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ था 1947 में, इतना बता दिया, इससे आगे ये कोई भी लॉजिक नहीं लगाते हैं। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों से ज़्यादा होता है। ये जो एज होती है 7 से 12 साल तक की, इसमें लड़कियों का विकास लड़कों से पहले हो जाता है। उसके बाद है किशोरावस्था, जो 12 से 20 साल तक की एज होती है। इसमें जो संवेग होते हैं वो तीव्र संवेग इसको कहा जाता है। जो सेंसर होते हैं काफ़ी बड़े वास्प हो जाते हैं, या फिर सोचने की जो क्षमता होती है वो इसमें बढ़ जाती है। तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था
इसको कहा गया है, जीवन का वसंत काल इसको कहा गया है। संवेग क्रांति होती है, अमूर्त चिंतन होता है। यहाँ देखिए अमूर्त चिंतन का मतलब है कोई भी जो एक बात है, कोई पॉइंट है तो उस पर लॉजिक लगा सकते हैं बच्चे, इसलिए इसको अमूर्त चिंतन कहा गया है। व्यक्तित्व पूजा, तीव्र शारीरिक परिवर्तन, काफ़ी तीव्र शारीरिक परिवर्तन इसमें होते हैं। और इसके बाद है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जो प्रौढ़ावस्था होती है 20 से 60 साल तक की होती है, जो वृद्धावस्था होती है 60 से बिल्कुल एंड हो जाता है, मृत्यु तक इसको कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था में जो इंसान होता है उसको जिम्मेदारी होती है एक इंसान पर, उनको समझने लगता है, परिपक्वता आ जाती है। और जो बच्चा, जिस बच्चे के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके परिवार वाले हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं, तो आगे चलकर वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है, एक अपनी जो जिम्मेदारी है उनको समझते हैं और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वो रखते हैं किसी भी काम को लेकर, वे नेगेटिव नहीं रहते। और जिस बच्चे के पेरेंट्स हमेशा उसके साथ नहीं रहे हैं या फिर बचपन में उनकी डेथ हो गई है पेरेंट्स की, तो वो हमेशा किसी भी चीज़ को एक नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं नहीं ऐसा कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, तो नेगेटिविटी आ जाती है इस उम्र में। लेकिन जो शुरुआत होती है वो बचपन से ही होती है हर चीज़ की। तो ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, वो जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।